कैसे हो स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य, आपका SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना के ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। इससे पूर्व की क्लास में हमने जो हिटॉर्क मेथड थी अभिगमनांक निर्धारण करने की और चल सीमा विधि, उन दोनों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की बुक है, उसमें यूनिट 3 फेज इक्विलिब्रियम प्रावस्था साम्य के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रावस्था नियम, फेज रूल। फेज रूल क्या होता है और उसमें जो अलग अलग इसके पार्ट्स हैं, जैसे कंपोनेंट क्या होता है, प्रावस्था क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो फेज रूल है वह गिब्स के द्वारा दिया गया था। गिब्स का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान है। उसने जो गिब्स के द्वारा जो थर्मोडायनेमिक्स में काफ़ी काम किया गया, जैसे गिब्स समीकरण है, स्पॉन्टेनिटी है, स्वतः प्रवृत्तता क्या होती है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से इन्होंने रिसर्च किया। और जो फेज रूल है वो भी गिब्स के द्वारा दिया गया था। तो किसी विषमांगी साम्य युक्त तंत्र के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो क्या होती है, F बराबर C माइनस P प्लस 2। तो पहली बात तो जैसे समांगी तंत्र क्या होता है, समांगी तंत्र में क्या होता है, प्रावस्था का मान 1 होता है और उसमें सभी जगह तंत्र के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है, तो वो समांगी तंत्र कहलाता है। विषमांगी तंत्र में एक से अधिक प्रावस्थाएं होती है। जैसे आपके सामने मैं ले रहा हूं, जैसे यहाँ पर ये मान लो वाटर और ऑयल है, तो ऑयल अलग अपनी लेयर बनाएगा और वाटर अलग, क्योंकि दोनों एक दूसरे में सोल्यूबल नहीं है। तो वाटर क्या है, पोलर मीडियम है, और ऑयल क्या है, नॉन पोलर मीडियम। तो जो ऑयल की जो लेयर है वो प्रावस्था 1 है, इसमें इसका संगठन एक जैसा है। और जो प्रावस्था सेकंड, मैं यहाँ आपको उदाहरण के लिए वाटर ले रहा हूँ और यहाँ ऑयल, तो प्रावस्था सेकंड क्या हो गई, जल। तो ये एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, सोल्यूबल नहीं है, तो इसमें ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो एक विषमांगी तंत्र है। अब बात कर रहे हैं जो गिब्स ने कहा कि विषमांगी साम्य युक्त तंत्र। साम्य का मतलब ये एक दूसरे के साथ क्या है, प्रावस्थाएं साम्य में है। तो इस स्थिति में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, वो होगी F बराबर C माइनस P प्लस 2। अर्थात किसी विषमांगी तंत्र की साम्यावस्था में स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का मान उस तंत्र के घटकों तथा प्रावस्था के अंतर से 2 अधिक होता है। तो F बराबर C माइनस P प्लस 2। तो F क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और C क्या हो गया, घटकों की संख्या, कंपोनेंट, और P क्या होगी, प्रावस्था, तंत्र में कितनी प्रावस्था है तो उनकी संख्या। तो अब यहाँ पर क्या है कि जैसे जो गिब्स का जो रूल पर समझने से पहले जो ये कंपोनेंट है, प्रावस्था है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, यह हमें समझना आवश्यक है। तो अब बात करते हैं हम पहले प्रावस्था की, कि फेज क्या होती है। प्रावस्था विषमांगी तंत्र का ऐसा भाग है जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट, क्लियर हो और यांत्रिक विधियों से पृथक करने योग्य और एक समान संगठन का होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बोला कि ऑयल है, ये वाटर है, तो ये एक सिस्टम है। तो ऑयल क्या है कि बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा, ऑयल वाटर में सोल्यूबल नहीं है, और वाटर अलग दिखाई देगा। तो ये जो प्रावस्था आसानी से, और इसको अलग भी कर सकते हैं आसानी से, कि आसानी से इनको सेपरेशन किया जा सकता है। या मैं ये कहूँ कि जैसे पानी में बर्फ है, तो बर्फ अलग सॉलिड है जो वो अलग दिखाई देगी, और वाटर अलग दिखाई देगा। तो जो कोई भी विषमांगी तंत्र है, तो प्रावस्था क्या हो गया, एक ऐसा भाग हो गया जो भौतिक रूप से सुस्पष्ट है, जिसे हम मैकेनिकल प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं, और उसका संगठन एक जैसा है। तो जैसे यहाँ पर ऑयल है, तो ऑयल में जैसे यहाँ पर सारा ऑयल ही होगा, यहाँ वाटर है तो सारा वाटर ही होगा, H2O होगा। तो ये हो गया प्रावस्था।
अब जैसे बात करें कि प्रवस्था, जो मान लो कि जैसे गैसों का मिश्रण है, ऐसी गैसें जो आपस में क्रिया नहीं करती हैं, तो उनकी प्रवस्था का मान हमेशा क्या होता है, एक होता है। और जो प्रत्येक ठोस होते हैं वो अलग अलग प्रवस्थाएं बनाते हैं, जबकि जो ठोस विलयन है की प्रवस्था एक होती है। ठोस का मतलब ठोस विलयन का मतलब जैसे जिंक और मैग्नीशियम, मान लो दो जैसे मिश्र धातुएं हैं, जैसे ब्रोस है, ब्रोंज है, तो जब अलग अलग धातुएं जब मिलती है और मिक्स होकर जो क्या ठोस सॉल्यूशन बन गया, तो उसकी प्रवस्था का मान क्या होगा, एक होगा। और प्रत्येक ठोस अलग अलग बनाएंगे। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है सॉलिड, वो किस में बदल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये दो सॉलिड हैं, तो ये इसका कलर अलग होगा, इसका कलर होगा, साइज अलग होगी, पार्टिकल साइज, तो ये दोनों अलग प्रवस्थाएं बनाएंगे। तो इस प्रकार से जैसे इस तंत्र की बात करें, इसमें प्रवस्था कितनी है, 3। और जैसे यहाँ बात करूं मैं, H2O सॉलिड किसके साथ साम्य में है, लिक्विड के साथ, और ये गैस के साथ साम्य में, वेपर के साथ। तो ये तीनों क्या है, यहाँ अलग अलग प्रवस्थाएं हैं, लिक्विड अलग दिखाई देगा, वाष्प में अलग दिखाई देगी, सॉलिड अलग दिखाई दे रहा है, तो प्रवस्था यहाँ कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसी प्रकार से जैसे दो मिश्रणीय द्रव हैं, जैसे जल और एल्कोहल है, एल्कोहल जल में सोल्यूबल है, एल्कोहल भी पोलर है और वाटर भी पोलर है, और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा आसानी से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और आसानी से ये सोल्यूबल है एल्कोहल। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो दो मिश्रणीय जो द्रवों के विलयन है उसकी प्रवस्था का मान क्या होता है, 1। और जैसे जल में जल और तेल है, तो ऐसी स्थिति में प्रवस्था का मान क्या होगा, 2 होगा। और जैसे कोई लवण का विलयन ले ले हम, जैसे NaCl जल में घोल दिया या KCl जल में घोल दिया, तो वो सारा मिक्स होके क्या बनाता है, प्रवस्था का मान 1 ही रहता है। तो इस प्रकार से आप प्रवस्था को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, घटक क्या होगा, कंपोनेंट किसे कहते हैं। तो कंपोनेंट की बात करें कि तंत्र में स्थित रासायनिक पदार्थों की न्यूनतम संख्या जो किसी प्रवस्था के संगठन को एक रासायनिक समीकरण के रूप में बताने के लिए आवश्यक हो, या मैं कहूं किसी प्रवस्था के संगठन को बताने के लिए आवश्यक न्यूनतम रासायनिक पदार्थों की संख्या क्या कहलाती है, घटक कहलाती है। तो ये अच्छे से आप इस दिमाग में फिट कर लें। अब जैसे बात करें कि मैं कुछ उदाहरण लूंगा, क्योंकि परिभाषा जब तक हम उदाहरण नहीं देखेंगे तब तक ये आपके क्लियर नहीं होगा। तो यहां पर देखिए, जल प्लस शर्करा का विलयन, तो इस तंत्र को परिभाषित करने के लिए हमें दो चाहिए, एक तो H2O चाहिए, एक शर्करा शुगर चाहिए। तो कंपोनेंट क्या हो गए यहाँ पर, 2 हो गए। ऐसे ही देखें, जैसे ये एक इक्विलिब्रियम है, कैल्शियम कार्बोनेट किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल रहा है। तो इस तंत्र की में कंपोनेंट की संख्या कितनी है, इस विस्मांगी तंत्र में, C बराबर 2। तो देखो यहां पर हम इन तीनों में से प्रवस्था का मान क्या है, 3 है। तो यहां पर दो कोई से भी केमिकल ले लेंगे, कंपाउंड ले लें, और हम प्रत्येक प्रवस्था को हम समझा सकते हैं। जैसे मैं यहां ले रहा हूं कैल्शियम कार्बोनेट ले लें और कैल्शियम ऑक्साइड, तो दो हमने ले लिए केमिकल कंपाउंड लिए। अब देखिए प्रवस्था कैल्शियम कार्बोनेट है उसको समझा सकते हैं इसके द्वारा, देखो कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 0 CaO, ऐसे ही कैल्शियम ऑक्साइड को 0 CaCO3 प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट माइनस कैल्शियम ऑक्साइड बचा क्या हमारे पास CO2। तो इस प्रकार से ये तीनों प्रवस्थाओं को दो कंपोनेंट ले लें तो समझा सकते हैं, ऐसे ही हम अलग अलग कंपोनेंट लेके इन तीनों प्रवस्थाओं को समझा सकते हैं। तो यहाँ पर कंपोनेंट का मान क्या हो जाएगा हमारे लिए, 2 होगा। इस तंत्र के लिए क्या होगा, 2 होगा। अब जैसे और एग्जांपल्स हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O है पेंटाहाइड्रेट, और कॉपर सल्फेट ट्राईहाइड्रेट में बदल रहा है, और 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं वेपर के फॉर्म में। तो इस तंत्र में प्रवस्था का मान कितना है, फेज यहाँ पर 3 हो गई, कितनी हो गई, 3, कि ये सॉलिड अलग है, ये सॉलिड अलग है, वेपर दिखाई दे ही रहा है इसमें, तो प्रवस्था 3 हो गई। तो यहाँ कंपोनेंट कितने होंगे, 2। तो हम दो कंपोनेंट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ले ले और वाटर ले ले, उससे हम इसको समझा सकते हैं। तो यहाँ कंपोनेंट की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ऐसे ही और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट है, हेप्टाहाइड्रेट है, डेकाहाइड्रेट है,
Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन है, और आइस है, वाष्प है। तो यहाँ प्रवस्था कितनी हो गई 6। देखो काउंट कीजिए यहाँ पर, ये सोडियम सल्फेट का अलग पार्टिकल होगा क्रिस्टल, 1 2 3 4 5 और 6, तो प्रवस्था का मान 6। लेकिन इस पूरे तंत्र को हम सोडियम सल्फेट और वाटर के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं प्रत्येक प्रवस्था को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपोनेंट का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए आगे इसमें एक और फॉर्मूला आता है जिसके द्वारा हम अलग से जैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कंपोनेंट और n माइनस ई। तो n क्या हो गया, रासायनिक पदार्थों की संख्या, और e हो गया साम्य समीकरण, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। उसके द्वारा भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपोनेंट डायरेक्टली हम ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर तो मैंने एक सिंपल एक उदाहरण दिया है वाटर वाला, तो यहाँ प्रवस्था 3 और c का मान 1। इस फॉर्मूले को अप्लाई हम यहाँ करेंगे इस समीकरण में। देखिए ये क्वेश्चन आता है कई बार कि इसमें अमोनियम क्लोराइड का जैसे अमोनिया और HCl में जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इसमें घटकों की संख्या कितनी है, प्रवस्था का मान कितना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो इस वाले समीकरण से यहाँ देखते हैं, तो n का मान 3 हो गया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया और HCl हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, ये गैस के फॉर्म में HCl। तो n बराबर कितना हो गया यहाँ पर 3, रासायनिक पदार्थों की संख्या कितनी हो गई 3। तो साम्य समीकरण देखिए यहाँ पर, तो एक तो ये हो ही गई, इसके अलावा जो इसका आंशिक दाब है अमोनिया का और आंशिक दाब HCl का, दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये भी एक साम्य समीकरण की तरह होगा। तो E का मान यहाँ पर कितना है 2, तो कंपोनेंट की संख्या कितनी हो गई, C बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। और यदि देखो इसमें ये अक्सर पूछा जाता है और कंपटीशन में भी आता है कि इसमें कंपोनेंट की संख्या क्या है, कि जब HCl का और अमोनिया का आंशिक दाब समान नहीं हो या समान हो, तो जब आंशिक दाब यहाँ समान होता है तो उसी स्थिति में 1 आता है कंपोनेंट, और इसी स्थिति में देखिए यहाँ पर समान नहीं होगा, तो E का मान क्या हो गया, केवल एक समीकरण है। तो उस स्थिति में C बराबर 3 माइनस 1 और इक्वल टू कितना आएगा, कंपोनेंट 2 निकल कर आएगा हमारे पास। इसके अलावा और हम उदाहरण देख सकते हैं जिसमें हम इस समीकरण को अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास है KCl NaCl जल तंत्र, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये तंत्र है। इसमें अगर हम देखें कि कंपोनेंट का मान कितना है 3, तो यहाँ पर n का मान कितना है 6 कैसे, NaCl हो गया एक स्पीसीज, KCl हो गया, और NaCl का डिसोसिएशन होगा तो Na प्लस बनेगा Cl माइनस, और KCl का डिसोसिएशन होगा तो K प्लस बनेगा Cl माइनस। तो ये अलग स्पीसीज हो गई, वाटर हो ही गया। तो कुल मिला के इसमें कितनी स्पीसीज हो गई, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर साम्य समीकरण कितने हो गए, एक तो विलयन की विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और ये NaCl का डिसोसिएशन और KCl का। तो यहाँ पर E का मान कितना हो गया 3, तो 6 माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं। और दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं, NaBr KCl H2O, तो इसको भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें कितने होंगे, रासायनिक पदार्थों की संख्या कितनी होगी, NaBr KCl NaCl KBr H2O, तो कितने हो गए 5, और E का मान कितना है 1 होगा साम्य समीकरण इसमें, तो C बराबर 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो जो सोडियम ब्रोमाइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड और वाटर जो तंत्र है उसमें कंपोनेंट की संख्या क्या है 4 निकल कर आती है। तो इस प्रकार से हम कई उदाहरणों से जो कंपोनेंट को किस प्रकार से निकालते हैं वो हम देख सकते हैं, और एग्जाम में ये एग्जैक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि इस तंत्र में कंपोनेंट और प्रवस्था का मान बताइए, तो आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे। इसके अलावा जो फेज रूल था उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम F, तो उसका मतलब क्या होता है, तो एक सिंपली बात करें वे किसी तंत्र को परिभाषित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम चरांकों की संख्या उस तंत्र की क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है, स्वतंत्रता की कोटि। अब न्यूनतम चरांक कौन से हो गए, जैसे ताप, दाब, संगठन या कंपोजिशन, इनमें से हम जो हमें परिभाषित करने के लिए कितने की आवश्यकता है वह उस तंत्र की क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाती है। तो इस प्रकार से हम इसमें जो फेज रूल है उसके अलग अलग जो पार्ट्स थे
जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंपोनेंट, प्रवस्था, इन सब के मान हमने देखे हैं और हम किस प्रकार से इनको निकाल सकते हैं, तो वो मैंने आज आपको बताया है। और आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और जब आप समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।